मैं हूं जगदीप राव और मेरे YouTube चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे। तो हम देखेंगे राजस्थान में जनपद का या जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात किस भाग से हुआ? पूर्वी भाग से। दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। अब देखेंगे जनपद नंबर फर्स्ट, जांगल जनपद। वर्तमान के बीकानेर व जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान के बीकानेर व जोधपुर जिले जांगल देश के अंतर्गत आते थे। कहीं कहीं पर इन्हें कुरु जांगला व माद्रे जांगला भी कहा जाता है। किन्हें? जांगल देश को कहीं कहीं पर कुरु जांगला व माद्रे जांगला भी कहा जाता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। दोस्तों, क्या थी इसकी राजधानी? अहिछत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। जिसे हम वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राजा किसके राजा थे? जांगल देश के। इस कारण उन्होंने अपने आप को जांगल बादशाह या जांगलधर बादशाह कहा। और बीकानेर के राज चिन्ह में, बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में क्या लिखा था? जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है मत्स्य जनपद। दोस्तों, यह एकमात्र महाजनपद था जो राजस्थान में स्थित था। मत्स्य जनपद एकमात्र जनपद था या महाजनपद था, ये दोनों के अंतर्गत आता है। यह राजस्थान में स्थित है। यह वर्तमान के जयपुर के आसपास अलवर व भरतपुर के कुछ भाग में यह जनपद आता था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बेराट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेराट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ तक था। इस जनपद का विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। कहाँ तक था? इस जनपद का विस्तार चंबल के क्षेत्र की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा, जिसने चेदी व मत्स्य दोनों राज्यों पर एक साथ शासन किया था। कहाँ? महाभारत में कहा गया है। किसके बारे में? सहाज नामक राजा के बारे में कहा है। इसने चेदी व मत्स्य दोनों जनपद पर एक साथ राज्य किया था। किसने? सहाज नाम। दोस्तों, आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस महाकाव्य में यह वर्णित है कि सहाज नामक राजा ने चेदी व मत्स्य दोनों पर राज्य किया? तो आप कहेंगे महाभारत महाकाव्य में। तो आगे देखते हैं। मत्स्य जनपद प्रारंभ में चेदी राज्य के अंतर्गत आता था। यानी कि मत्स्य जनपद पर किसका शासन था? चेदी। और कालांतर में कुछ समय बाद यह मगध साम्राज्य का अंग बन गया। इसका अर्थ है मत्स्य जनपद किसके अंतर्गत आ गया? दोस्तों, किसके अंतर्गत आ गया? मत्स्य जनपद के अंतर्गत, मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन आ गया? मत्स्य जनपद आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सूरसेन जनपद। चलो, यह जनपद आधुनिक ब्रज क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। और यहाँ पर ब्रज क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ब्रज क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? भरतपुर, धौलपुर, करौली और उसके आसपास के क्षेत्र, यह सभी ब्रज क्षेत्र में आते हैं। तो आगे देखो, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। किसकी राजधानी? सूरसेन जनपद की राजधानी। याद रखना दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद में आते थे। और साथ ही साथ अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। अब आगे देखो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को, किसे? सूरसेन जनपद को सूरसेनाई तथा इसकी राजधानी मथुरा को क्या कहते थे? मेथोरा कहते थे। याद रखना, यूनानी लेखक सूरसेन को क्या कहते थे? सूरसेनई या सेनाई। और इसकी राजधानी मथुरा को क्या कहते थे? मेथोरा कहते थे। फ्रेंड्स, क्या कहते थे? मेथोरा। महाभारत के अनुसार यहाँ पर यद्दू वंश का शासन था। किसका शासन था? यद्दू वंश। यद्दू से यहाँ से यादव वंश का तात्पर्य है। तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि महाभारत के अनुसार
सूरसेन जनपद में किस वंश का शासन था? तो आप कहेंगे यादव या यदु वंश का। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। तो भगवान श्री कृष्ण का भी संबंध किससे था? सूरसेन जनपद से। नेक्स्ट है सीवी जनपद। क्या है? सीवी जनपद। इसकी राजधानी क्या थी? शिवपुर। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? शिवपुर। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान के कोटा के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। सोरकोट स्थान से किसकी? शिवपुर की गणना की जाती है कि भाई प्राचीन शिवपुर की पहचान किसके रूप में की गई है? वर्तमान के पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से पहचान की गई है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान की मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने आ गई। दक्षिणी पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आ गई और चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। जो सीवी जनजाति दक्षिणी पंजाब से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आई थी, उनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ के पास नगरी थी। यह एक स्थान का नाम है। यह इनकी राजधानी बनी। मंदसौर के पास 5 या 5 गुहा लेख प्राप्त हुए। गुहा यानी गुफा के अंदर लिखित लेख, जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण तक होना पाया गया है। और मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है और मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। हाँ दोस्तों, मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। और यह कहाँ स्थित है? एमपी में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी। इन जनपदों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों हमने कल के चैप्टर में देखा था गणतंत्रात्मक। यहाँ का गणतंत्र और वर्तमान का गणतंत्र में बहुत अंतर है। वर्तमान में गणतंत्र है, उसमें जनता द्वारा अपने शासक को चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कुलीन परिवार ही शासन व्यवस्था संभालता था। आगे देखें, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में ही थी, क्योंकि सभी कुलीन परिवार के सभी लोग इसको शासन को चलाते थे। इन कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन व्यवस्था संभालते थे। संथागार सभा के प्रमुख के रूप में कौन थे? कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनुयय विरोध कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है अनुयय विरोध क्या है? स्पष्ट करें तो आप कहेंगे संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, इसे ही अनुयय विरोध कहा गया है। और साथ में आगे देखें, संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी और यह साथ ही साथ राज्य के नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण भी संथागार सभा द्वारा किया जाता था। और जब किसी विषय पर विवाद होता था तो उसे मतदान कराया जाता था और मतदान बहुरंगी सलाखाओं से किया जाता है। यहाँ पे सलाखाओं का अर्थ है लोहे आदि की पतली छड़, तो जो विभिन्न रंगों की होती थी और वे रंग अलग अलग मत को प्रदर्शित करते थे। आगे देखते हैं, कालांतर में गुटबाजी आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया। या तो इन जनपदों ने आपस में गुटबाजी कर ली, यानी कि 2 जनपद एक हो गए, या वो 2 जनपद थे विनिमय से विरोध में तब्दील हो गए। और साथ ही समकालीन राजतंत्रों की, क्योंकि गणतंत्रों के सापेक्ष राजतंत्र भी चल रहा था और राजतंत्रों की विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति ने इन्हें नष्ट कर दिया, या विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन का कारण बनी। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम मौर्य वंश। क्या देखते हैं दोस्तों? मौर्य वंश। मौर्य वंश एवं मौर्य वंश की स्थापना। तो देखें, मौर्य वंश ने कहाँ पे शासन किया? मगध साम्राज्य से शासन स्टार्ट किया। और हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उदय हर्यक वंश में हुआ और हर्यक वंश की नींव किसने डाली? बिंबिसार ने। और हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश का उदय हुआ। और ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का विलासी राजा घनानंद आसीन हुआ। और यहीं से घनानंद के शासन सत्ता संभालते ही मौर्य वंश के उदय की नींव पड़ चुकी थी, क्योंकि घनानंद एक
विलासी और अत्याचारी शासक था और इसके अत्याचारों से यहाँ की जनता तंग आ चुकी थी और वह इसे हटाना चाहती थी। कहाँ से? राजसत्ता से। तो आगे देखें, इसी के शासनकाल में यूनानी शासक सिकंदर महान, अलेक्जेंडर सिकंदर, उसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? पश्चिमोत्तर भारत पर। और उस समय मगध के अंतर्गत किसका शासन था? नंद वंश के घनानंद का शासक था। मगध की प्रजा नंद वंश के राजा घनानंद के अत्याचारों से ऊब चुकी थी और इसके शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। और इसी परिस्थिति का लाभ किसने उठाया? कौटिल्य ने। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसका विषय है राजनीतिक शास्त्र। इसी परिस्थिति का लाभ कौटिल्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त ने लिया और घनानंद को अपदस्थ कर नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो देखो भाई, मौर्य वंश की स्थापना में कौटिल्य व चंद्रगुप्त दोनों ने अपना अपना काम किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखते हैं इनके पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन अवधि है 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक। 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित कर गद्दी पर बैठा। यह आपको पता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह है द अलेक्जेंडर सिकंदर महान का एक सेनापति था। अर्थात ये सिकंदर का क्या था? सेनापति था। और इसे किसने हराया? चंद्रगुप्त ने। कब हराया? 305 ईस्वी में। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से क्या कर ली? संधि कर ली। भाई हारने के बाद सभी संधि करते हैं, तो इसी ने भी संधि कर ली। उसके बाद उसने किसने? सेल्यूकस ने अपने राज्य से पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। और साथ ही साथ उसने सोचा आगे से हमारे साथ यह मारपीट ना करे, हमें हराए नहीं, तो इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सोचा भाई इसने इतना कुछ किया, हमें भी इन्हें कुछ देना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी भेंट स्वरूप 500 हाथी देकर उसे अपने देश की ओर रवाना किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज, इसने इंडिका लिखी है। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त के दरबार में आया। आगे देखो चंद्रगुप्त का साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो हम देखते हैं काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान या गंगा यमुना दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। किसके शासन में? किसके शासन में भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र के अंतर्गत क्या थे? इतने सभी राष्ट्र थे, ये सभी राज्य थे। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। साथ ही साथ तमिल ग्रंथ के अनुसार, तमिल ग्रंथ अहनानुरु व मुरनानुरु से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि किन तमिल ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तो आप लिखेंगे अहनानुरु व मुरनानुरु तमिल ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन संत भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो इससे यह तात्पर्य है कि चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था और उन्होंने 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला, मैसूर या कर्नाटक में उपवास करके या संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। क्या कर दिया? शरीर त्याग दिया। संलेखना विधि या उपवास करके ये एक ही हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।